प्रकाश राय जी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए, हमारे शहर के गौरव, पूर्व विधान परिषद विधानसभा के सदस्य सुरेश कुमार शर्मा जी, IQAC के निदेशक शिवानंदन चतुर्वेदी जी, हिंदी विभाग के शिवेंद्र मौर्य और संचालिका राधा कुमारी जी, और हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के कई सहकर्मी और छात्र छात्रा। आज दिनकर जयंती है। कालिदास कहते हैं कि उत्सव प्रिय मानवा। हम किसी कारण से उत्सव मनाने का बहाना खोजते रहते हैं। आज हमारे बीच एक सीनेट के इलेक्शन का एक अलग उत्सव है। हमारा मन उधर ही था, लेकिन प्राचार्य की इच्छा थी। हम लोगों ने बड़े बेमन से इस कार्यक्रम को स्थगित किया था, लेकिन सर ने कहा कि दिनकर हमारे बीच के हैं और दिनकर जयंती मनाना हम सबका एक कर्तव्य भी है, क्योंकि उनकी प्रकाश से हम सब प्रकाशित होते रहते हैं। तो इसलिए जो लोग सीनेट के इलेक्शन में भाग लेने के लिए आए, हमारे कुछ छात्र भी इसी कारण, इसी प्रयोजन थे, तो हम सब उपस्थित हो गए हैं। आज उपस्थिति जरूर कम है, लेकिन जो है वह अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, 23 जनवरी 1908 को दिनकर का अवतरण इस धराधाम पर होता है और 24 अप्रैल 1974 को वो हमसे विदा लेते हैं। लगभग 50 वर्षों का उनका रचना कर्म और जीवन है। इस 50 वर्षों में हम यदि उनकी साहित्यिक यात्रा और रचना यात्रा को गौर से देखें, तो प्रायः 50 वर्ष उनकी रचना यात्रा के निकलते हैं, जिसमें 18 वर्ष वो दिल्ली में रहते हैं। और वो जो 18 वर्ष दिल्ली में रहते हैं, वहाँ महानगरीय सभ्यता, कविता की अंतर्राष्ट्रीय रुचि से उनकी भेंट और बहुत कुछ कारण बनता है जो उनके कवि कर्म को संचालित करता है। उसके बाद उनका समय प्रायः सिमरिया, पटना और मुजफ्फरपुर में बीतता है। वे सरकारी मुलाजिम थे, तो कई छोटी छोटी जगहों पे भी रहे। तो दिनकर का जो कवि मानस निर्मित होता है, वह इस परिप्रेक्ष्य में निर्मित होता है। अभी किसी ने चर्चा की पुरुरवा के उस संवाद का, मर्द मानव की विजय का सूर्य हूँ मैं, पूर्वसी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। संवाद तो पुरुरवा का है, लेकिन दिनकर की रचनाओं को समझने के लिए उनके भीतर जो वह अनल तत्व है, उसको समझने के लिए प्रेरक पंक्तियां हैं। काशी प्रसाद जायसवाल, जिनसे वो बहुत प्रभावित थे, जिनका उपनाम था अग्निगिरी। दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह और महादेवी महिषी माधवी ने उनको कहा था कि यह तो अग्नि संभव कवि है। तो दिनकर ने कहा कि मैं विवाह पुत्र हूँ, जागरण गान है मेरा, जग को अक्षय आलोक दान है मेरा। तो इतना सगर्वा कवि हमारे बीच जमी मिट्टी की रचनात्मकता से ही निकलता है, उपजता है। दिनकर का जो काव्य कर्म का समय है, वह हिंदी साहित्य में छायावाद के उत्कर्ष का समय है। और छायावाद की कविता क्या है? तो छायावाद की कविता की जो सबसे पहली विशेषता है, वो अपने समय से कटी हुई कविता है, उस समय की जनता से कटी हुई कविता है। दिनकर ने पहला जो बड़ा काम किया उस छायावादी समय में, जनता से कटी हुई कविता को जनता से जोड़ने का महत्तम कार्य किया। ये दिनकर का बड़ा योगदान। और दिनकर अपनी इसी भाव भंगिमा में अपनी सभी रचनाओं का प्रणयन करते हैं। जब राष्ट्रवादी कविता के युग में सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, राम नरेश त्रिपाठी लिख रहे थे, पथिक लिख रहे थे, कई रचनाकार लिख रहे थे, उसमें अपने स्वर को स्वर मिला करके दिनकर अपनी कविताओं का गायन कर। नॉम चॉम्स्की एक बड़े रचनाकार ही, उन्होंने लिखा कि रिस्पॉन्स
साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स में उन्होंने लिखा कि बुद्धिजीवियों के कवि कर्म का दायित्व क्या होना चाहिए, रचना कर्म का दायित्व क्या होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि युद्ध के समय में दिनकर की दो बड़ी रचनाएं जिनको हम साहित्य में युद्ध का काव्य कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र और अश्वमेध दोनों को युद्ध का काव्य कह सकते हैं। तो नॉन चॉम्स्की के अनुसार जो बुद्धिजीवियों का दायित्व है, दिनकर ने उसका अधिग्रहण किया और अपने बुद्धिजीवी होने के दायित्व का प्रमाण दिया। दिनकर उसमें लिखते हैं कि हारे हुए लोगों का स्वर नहीं है वो। जब लोग डरता है, हम सब इस बात को अनुभव करते हैं कि यदि कोई डरता है तो प्रायः जोर जोर से बोलने लगता है। रात के अंधेरे में यदि कहीं यात्रा करनी हो और अंधेरा हो तो लोग बोलते हुए यात्रा करता है, डरता है। तो वह डरे हुए कवि की रचना नहीं है, वह ओज के कवि की रचना है। तो नॉन चॉम्स्की के उस दायित्व का वो निर्वहन करते हैं और वो कहते हैं कोई युद्ध की कविता नहीं है, वो शांति की कविता है। दो विश्व युद्धों से जकड़े हुए मानव का, डरे हुए मानव के बाद जो रचनाक्रम निकलता है वो कुरुक्षेत्र और अश्वमेध में फलीभूत। तो दिनकर की रचनाएं इस तरह की समस्त चेतना से युक्त होती हैं। दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। संपूर्ण गद्य साहित्य का निचोड़ रखने का प्रयत्न है। दिनकर को प्राय कवि मान लिया जाता है। 60 के लगभग उनकी रचनाएं हैं, जिसमें से 33 उनकी काव्य पुस्तकें और 27 गद्य रचनाएं हैं। निराला ने अपना परिचय देते हुए एक बार लिखा था कि गद्य में पद्य में समाभ्यास अपने बारे में। तो यदि निराला की उन पंक्तियों को जोड़ करके देखें तो दिनकर से भी वही निकलता है कि गद्य में पद्य में समाभ्यास। तो गद्य में उतना ही प्रणत, पद्य में उतना ही अभिव्यंजित अपने को करने वाला कवि हमारे बीच दिनकर हमारी इसी भूमि पर निकले उपजे। तो दिनकर एक बड़े कवि के रूप में प्रमाणित होते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने के समय दिनकर ने जो अपनी व्यक्तित्व कला का वहाँ पर निचोड़ प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा था कि मैं कल्पना करता हूँ कि जब भगवान ने मुझे पृथ्वी इस धरा पर भेजा होगा तो प्रायः सभी व्यक्तियों को भेजने से पहले अपने पास बुलाते और उसको कुछ औजार देते थे कि जाओ इसी औजार से तुम पृथ्वी पर काम करोगे और अपनी चमक बिखरोगे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके कमरे में पच्चीकारी के कोई सामान जिनसे मैं कविता या रंग रोगन या कोई चित्र बनाता, उस तरह के औजार उनके पास थे ही। उनके पास हथौड़ी, कील और कांटे थे। मुझे उन्होंने वही दिया कि जाओ पृथ्वी पर इसी से अपनी पच्चीकारी करो। और मैं उसी हथौड़े को लेकर के लौट आया। शिवेंद्र जी ने कहा कि उनकी कविता ओज की कविता है, वो प्रेम भी ओजपूर्ण कवि के साथ करते हैं। वही हथौड़ा उनका हथियार है जिससे वो प्रेम काव्य लिखते हैं। नम होगी या मिट्टी जरूर तो गीत प्रेम के गाता चल। तो मित्रों, दिनकर हमारे अग्रगण्य कवि हैं। आज मैंने पहले ही बताया कि हम सब की मानसिकता एक दूसरे उत्सव मनाने की है, इसलिए धन्यवाद। विलंब था इसलिए वस्तुतः एक जो स्वागत हमारे मित्रों का, हमारे मुख्य अतिथि का होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। तो प्राचार्य से स्वागत के लिए स्वागत वक्तव्य देने का आग्रह।